हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट 2 के कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001 एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर असेसमेंट एंड स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज इस टेक्सोनॉमी को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और ये भी समझेंगे कि यह टेक्सोनॉमी जो ब्लूम की है वो पहले क्या थी और उसमें क्या संशोधन किया गया है, उसको भी आप जान पाएंगे। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या क्या है, क्या पहले था और उसमें क्या क्या अब बदलाव किया गया, यानी रिवाइज टेक्सोनॉमी क्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है ब्लूम की, वो जिसको उन्होंने 1956 में बनाया था, तो उसमें आपके 6 क्रियाएं थी: नॉलेज, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन। जबकि ये 2001 में रिवाइज की गई इसको, तो उसके जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार हैं: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो पहले की ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी और रिवाइज जो टेक्सोनॉमी है उसमें क्या अंतर है ना। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनका अंतर ये आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि पहले का जो ओल्ड टेक्सोनॉमी था वो संज्ञा फॉर्म में था, यानी नाउन फॉर्म में था, नाउन संज्ञा के रूप में। और जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है वो किस रूप में है, तो वो वर्ब फॉर्म में है, यानी क्रिया के रूप में है। ठीक ना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नॉलेज है, अंडरस्टैंड है, एप्लीकेशन है, एनालाइजिंग है, सिंथेसिस, एवेल्यूशन है। जबकि उसमें क्रिया फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, मतलब रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवेलुएटिंग है और क्रिएटिंग है। ठीक है ना। तो ये भी अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो संशोधन हुआ है इसमें मेन और क्या संशोधन हुआ है। तो इसमें हम आपको दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, जो इसमें 5वां जो है ना, सिंथेसिस, जो ओल्ड वाले में वो क्या हो गया है, रिवाइज्ड में वो 6 नंबर पे चला गया है। और जो 6 नंबर का इवेलुएशन जिसमें है वो जो है 5 नंबर पे चला गया है रिवाइज टेक्सोनॉमी में, यानी एवेल्युएटिंग हो गया है। तो यही मुख्य बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इस टेक्सोनॉमी के बारे में और अधिक। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये कॉग्निटिव डोमेन्स है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि जो कॉग्निटिव पक्ष होता है वो उसका क्या होता है, वो स्मरण शक्ति से, यानी मानसिक शक्तियों के विकास से संबंधित होता है ना। यानी अगर ये कहें कि जिसके अंतर्गत जो है ज्ञान के पुनः स्मरण, प्रत्याभिज्ञान तथा मानसिक युक्ताओं के विकास से संबंधित होता है। अर्थात ये कहें कि ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मस्तिष्क संबंधी व्यवहार या क्रिया से होता है तो गलत नहीं होगा। जैसे सुनना, स्मरण करना, प्रत्यय निर्माण करना, कारण देना, समस्या समाधान करना, व्याख्या करना, अर्थ बताना इत्यादि वगैरह। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो सूचनाओं, ज्ञान एवं तथ्यों की जानकारी करना इस पक्ष की प्रमुख उद्देश्य है। अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं द्वारा इसी उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इस पक्ष की क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। तो ये जान जाए कि जो रिवाइज टेक्सोनॉमी 2001 है इसको किसने जो है संशोधित किया, किसने रिवाइज किया। तो इसमें मुख्य रूप से नाम वैसे तो एंडरसन का आता है, लेकिन कहीं कहीं आपको एंडरसन और क्रैथवाल दोनों लोगों का नाम आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि रिवाइज टेक्सोनॉमी में क्या क्या बदलाव हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है इनका क्रिया है कि रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, जो भी अधिगम हम ज्ञान को करते हैं, है ना, और इसलिए उसको अपने मस्तिष्क में संचित कर लेते हैं कि भविष्य में उसका काम आएगा। तो यह जो संचित करने की जो प्रक्रिया है मस्तिष्क में, उसको ही हम रिमेंबरिंग कहते हैं ना। तो इसीलिए इस क्रिया के अंतर्गत पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों आदि का प्रत्यास्मरण के द्वारा याद करना होता है। इसके साथ ही साथ
छात्र क्या करते हैं, जब ये स्मरण कर लेते हैं तो याद कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको सुनाते हैं, उसका नाम बताते हैं, पहचानते हैं, वर्णन करते हैं, पता लगाते हैं, दोहराते हैं, इत्यादि क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में आप समझते ही हो, जैसे अधिगम किए गए ज्ञान को कब और कहाँ कैसे उपयोग करना है ना। तो यह काम कब होगा, यह तभी संभव होगा जब वह ज्ञान को सही समझ से सही तरह से समझ बूझ करके याद किया होगा। कहने का मतलब है कि आप देख भी रहे हैं कि अवबोध का जो अर्थ होता है किसी पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, अर्थात विद्यार्थी में विषय वस्तु को इस तरह से समझ पैदा करना जिससे वह विषय वस्तु को अपने शब्दों में लिख सके, उसको स्पष्ट कर सके, उसके प्रभाव का अनुमान लगा सके इत्यादि वगैरह। इसके साथ ही साथ वह तुलना भी कर दे, उसका वर्गीकरण कर सके और उसका सारांश भी प्रस्तुत कर सके। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, जब कोई चीज़ हमको समझ में आ जाती है तो हम उसका सार जो है अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। तीसरा है अप्लाइंग। अप्लाइंग माने लागू करना। तो लागू करना आप समझते ही हैं, जब यह बात अधिगमकर्ता को समझ में आ जाती है कि ज्ञान का प्रयोग कब और कहाँ करना है ना, तो ज्ञान को सही तरीके से लागू करना भी वह सीख लेता है। कहने का मतलब है कि लागू करने का जो अर्थ होता है सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, अर्थात नियमों, सिद्धांतों, प्रतियों, विधियों का उपयोग करना होता है जिससे अपने ज्ञान एवं समझ से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। चौथा है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, कि जब हम ज्ञान को अपनी समस्या समाधान के लिए लागू करते हैं तो हम अब विश्लेषण करते हैं कि प्राप्त ज्ञान कितना मददगार है, कितना नहीं है मददगार, किस परिस्थिति में अगर है तो है और किस परिस्थिति में मददगार नहीं है तो नहीं है। कहने का मतलब ये भी काम कैसे करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्लेषण का अर्थ ही होता है कि विषय वस्तु को उसके छोटे छोटे तत्वों में बांट दीजिए, फिर उसके संगठनात्मक संरचना को समझा जाता है। इसके अंतर्गत तत्व, उसमें संबंध, तुलनात्मक अध्ययन, पुनः निर्माण, जानकारी, क्रिया वगैरह, आलोचना, ये सब किया जाता है। पांचवा है इवैल्यूएटिंग, है ना। इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कब किया जाता है, यानी विश्लेषण के बाद। विश्लेषण के पास इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि जिस उद्देश्य से हमने ज्ञान को सीखा था उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम रहा कि नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य किसी सामग्री के मूल्य का निर्णय लेना, अर्थात आंतरिक, है ना, मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना, आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना। इससे पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ठीक है ना। फिर आपका छठा और आखिरी आता है क्रिएटिंग, यानी सृजन करना या बनाना या रचना करना, है ना। तो मूल्यांकन के पश्चात हम देखते ही हैं कि व्यक्ति विशेष के दिमाग में एक नए विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नए विचार की रचना भी होती है। तो इसीलिए क्रिएटिंग जो है, इस स्तर पर बालक नए ज्ञान का निर्माण करने लगता है, अर्थात बालक के अंदर मौजूद विचारों को नए तरीके से पुनर्गठन करने लगता है तथा किसी समस्या के वैकल्पिक समाधान को प्रस्तुत करने के योग्य बन जाता है, जिससे नए सिद्धांत का निर्माण होता है। इसमें क्रिएटिंग का मतलब ही है कि नए विचार की रचना करना, है ना, या संशोधन करना। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देखा कि जो रिवाइज्ड ब्लूम की टेक्सोनोमी है उसका नया रूप क्या रहा और इसको किसने संशोधित किया, है ना। तो ये सब सारी बातें आज आप लोगों ने जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज के टॉपिक से ये कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।